जी हाँ, अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं 2009 बैच के आईएएस अधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी के बारे में। रायबरेली के डीएम है। रायबरेली के बाबत पूरा देश जानता है, ऐसा जिला है और बड़ी जिम्मेवारी होती है सर। खासकर बात करें चुनौतियों की, बात करें, अभी चार्ज लिया है आपने, क्या चुनौतियां देखते हैं अभी रायबरेली में? वर्तमान में रायबरेली की अगर आप प्रमुख चुनौतियां देखें तो जिससे पूरा देश और जनपद और प्रदेश जूझ रहा है वो कोविड की है। और इसमें हमारे यहाँ पर L1, L1 प्लस और L2 हॉस्पिटल सभी चल रहे हैं, लेकिन लगातार जो कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमारा जो सर्विलांस का कार्य है और जो अन्य सभी इसे निरोधात्मक कार्य हैं वो सब किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट की है कि जो यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसके संबंध में मेरी शासन पर बातचीत भी हुई है और मुझे लगता है हम जल्दी इन समस्याओं का भी निराकरण यहाँ कर पाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी चीज रायबरेली में देखने को मिल रही है, किसानों को यूरिया की बड़ी दिक्कत हो रही है, उसे लेकर क्या कुछ कदम आप उठा रहे हैं? यूरिया की जो कमी के मद्देनजर जो हमारे पास जो रिजर्व स्टॉक था उसको शासन ने उपयोग करने की अनुमति दी है। साथ ही हमने ऐसे जो टॉप 10 डिफॉल्टर से जिन्होंने जरूरत से ज़्यादा यूरिया लिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। तो ऐसे 14 समितियों और प्राइवेट लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है कि जिन्होंने यूरिया की कालाबाजारी की है। तो कालाबाजारी पर भी नियंत्रण किया जा रहा है और शासन ने लगातार आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई और जो हमारे रिजर्व स्टॉक है उससे भी हम उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। जी, इससे पहले आपने कोरोना की बात करी, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है और खासकर अगर रायबरेली की बात करें, रोजगार की सबको ही दिक्कत हो रही है, उसे लेकर क्या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है? चाहे रेलवे कोचेज की बात करें वहाँ, या इंडस्ट्री जो भी है, हालांकि रायबरेली में इतनी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे बड़े व्यापारियों को लेके उनको राहत देने की बात हो, या फिर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए सरकार या खासकर अपने जिले में क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी? रोजगार के क्षेत्र में हम दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो जो शासकीय योजनाएं हैं जैसे मनरेगा है, तो इससे अधिकाधिक जो ग्रामीण आबादी आई है उनको हम लगातार रोजगार दे रहे हैं और इससे हमारा जो अक्टूबर का टारगेट है लगभग हम अचीव कर चुके हैं। जो हमारा मार्च तक का टारगेट था उसके विधि भी हम ऐसा चल रहे हैं कि लगभग हमारे 150% हमारा टारगेट होगा, जिससे हमारा मेन लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण परिवार है उनको रोजगार दिया जाए। साथ ही यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को भी हमारी उद्योग बंधु की बैठक हुई, व्यापार बंधु की भी, उनके जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको हम प्राथमिकता से दूर करा रहे हैं। और जो हमारे ITI हैं उनके भी जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको इन उद्योगों में हम रोजगार दिलवा रहे हैं। तो शासकीय रोजगार और जो प्राइवेट कंपनी में रोजगार, दोनों तरफ हमारा ध्यान है और अभी तक हमको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं। एक और चुनौती रायबरेली में देखने को मिल रही है, बिजली को लेकर काफ़ी समस्याएं, चाहे किसानों की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, बिजली की दिक्कत भी बता रहे हैं कि पावर समय से नहीं आती है या ज़्यादा जाती है। बिजली की समस्या जहाँ तक अभी तक मेरे समक्ष तो नहीं आई है, क्योंकि जो हमारी उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक हुई थी उसमें भी किसी उद्योग ने ये नहीं कहा कि उनके पास बिजली नहीं आ रही है। उनकी इस तरह की समस्याएं थी कि उनके जो बिल हैं उनमें उनको कुछ शिकायत है और इस तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई, परंतु बिजली की ऐसी ट्रिपिंग की कोई समस्या इस समय नहीं बताई गई थी। अच्छा सर, एक और बात, जिस तरह से हेल्थ की सिचुएशन, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलात है, क्या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोविड को लेके जो भी दिक्कतें हैं, उनसे पीड़ित लोग हैं, उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ऐसी क्या स्थितियां बनाई गई हैं? इसके लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जो 24/7 फंक्शनल है और SDM स्तर के अधिकारी लगातार वहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, CM हेल्पलाइन है, वहाँ से भी लगातार सभी को कॉल किया जाता है। और हमारे यहाँ जो हमने व्यवस्था की है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से और SDM सदर, 2 कंट्रोल रूम ने बना रखे हैं। तो इससे सुबह शाम जितने हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। साथ ही वहाँ पर हमने डिस्ट्रेस कॉल की व्यवस्था कर रखी है कि जिसको भी जो समस्या हो वो तत्काल हमारे पास आए, हम उसको तुरंत उसका निराकरण कर सकें। साथ ही हमारी RRTs हमेशा पूरे समय लगी हुई हैं और यदि कहीं पर हमको ऐसा समस्या आती है कि ये मालूम पड़ता है कहीं पर अचानक किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तुरंत उसको कैटर कर पा रहे हैं। अच्छा सर, ये बुनियादी दिक्कतें हैं तकरीबन लोगों की। वैभव श्रीवास्तव खुद रायबरेली को लेकर कुछ इस तरह के इनिशिएटिव, कुछ इस तरह का प्लान, कुछ इस तरह का विजन आपने सोचा है जो आगे रायबरेली की जनता को देखने को मिलेगा?
यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो मेरी प्राथमिकता में होगा। और इसके साथ ही मेरे अपने जो एक्सपीरियंस हैं, मैं मऊ और पीलीभीत में डीएम रहा हूँ, तो वहाँ पर जो हमने रेन वाटर टेबल का जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो रिचार्ज के लिए हमने जो तालाब खुदवाए थे या जो सोक पिट बनवाए थे, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे थे। मऊ में ये 6.2 से 3.3 हो गया था और पीलीभीत में तो वो काफ़ी अच्छा 2010 के वाटर टेबल लेवल को हमने प्राप्त किया था। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर अभी 1100 तालाब खुदवाने का प्रारंभिक लक्ष्य रख दिया है। साथ ही जितनी भी हमारी 989 पंचायतें हैं, हम सभी में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जितने भी पंचायतें हैं सभी के एक एक बेसिक शिक्षा के स्कूल को भी हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए चिन्हित किया है। तो लगभग 1900 इस तरह के प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं जो, और साथ ही हमारा प्रयास है कि जो कलेक्ट्रेट और विकास भवन है, जहां से हम पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है या जो हमारे जो जल संपदा है उसको सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह के हम यहाँ पर अभी प्रयास शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी हम न सिर्फ ग्राउंड वाटर को संवर्धित कर पाएंगे, जबकि पब्लिक को भी हम बहुत अच्छे से अवेयर कर पाएंगे कि जो जल संपदा है उसके महत्व को समझ पाएँ। निश्चित रूप से ये बड़ी ज़रूरत है देश की भी और दुनिया की, और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी चीज़ आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर एनसीआर क्या पूरे देश में बवाल रहता है, लेकिन जब वैभव सर डीएम थे पीलीभीत के, तो वहाँ एक ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया जो एक नज़ीर बना हुआ है। सर इसके बारे में बताइए। पीलीभीत जहाँ का मैं जिलाधिकारी था, वो एक बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान जिला है और कई तरह की जैसे साठा धान की जैसे बुराइयाँ भी थी वहाँ पर, और जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में होती हैं। तो पिछले साल जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में जो स्मोक की जो प्रॉब्लम आ रही थी और उसके कारण जो चुनौतियाँ आई, और राज्य शासन का भी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि इस मेनस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना है, और शासन की तरफ से एक इन सीटू स्कीम भी लागू की गई थी जिसके द्वारा मशीनें दी गई थी, जिसके द्वारा जो स्ट्रॉ रीपर वगैरह होते हैं उसके माध्यम से कि बिना जो स्टबल बर्निंग के बिना पराली को जलाए बिना उसका प्रबंधन किया जा सके। लेकिन प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 हज़ार रुपये का किसान को खर्चा आता था और ऐसे में किसान मानने को तैयार नहीं थे। तो एक वैकल्प के तौर पर जब हमने इस प्रयास किया कि इसको मनरेगा से हमने डबटेल किया और इसको 2 तरह की योजनाओं में बांटा, व्यक्तिगत और सामुदायिक। जिनके खेत बड़े थे उनको हमने कहा कि आप अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यक्तिगत खेत में गड्ढा बनाएं और जो पराली है पूरा उसको लेकर उसको उसमें एकत्रित करें, और इसके साथ ही हमने जो IARI और पूसा है वहाँ से वेस्ट डिकम्पोजर उनके जो कैप्सूल और जो लिक्विड आता है उसको हमने मनरेगा की सामग्री के तौर पर ले लिया और उस पर हमने उनको बताया कि निश्चित समय अवधि में आप इस जो पराली है इसको बहुत अच्छी खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो धान और गेहूं में था लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये किसान को प्रति एकड़, किसान का मतलब है यहाँ पर जो मैंडेज जो प्राप्त करते हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर होते हैं मनरेगा के, तो प्रति एकड़ 2.5 से 3 हज़ार रुपये हम उनको पे कर पाए। तो उसका मैंने देखा कि किसानों बड़ा सकारात्मक आया, क्योंकि जहाँ पर उनको 3 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा हो रहा था ये उनकी अतिरिक्त आमदनी में जुड़ा। इसके साथ हमने क्या किया कि जो किसान बिल्कुल सीमांत कृषक है, अपने खेत में इस तरह के गड्ढे नहीं कर सकते, तो उन व्यवस्थाओं के लिए हमने फिर सामुदायिक गड्ढों का प्लान रखा था कि हम बड़े बड़े जो पिट हैं वो उस पर बनाएंगे और वहाँ पर हमने उसको 14वें वित्त से भी कन्वर्ट किया, क्योंकि जो पराली का ट्रांसपोर्टेशन है वो मनरेगा से नहीं हो सकता था, तो उसमें हमने 14वें वित्त को भी समाहित किया। और इस तरह से हमने इसको फिर सारे प्रधानों को हमने सेंसिटाइज किया, सारे गांव वालों को किया कि आप पराली को जलाइए नहीं, आप इसका प्रबंधन कीजिए, इसको खाद के रूप में बदलिए और इससे आपकी अतिरिक्त आय भी होगी, और साथ ही इससे जो आपको जैविक खाद मिलेगी, जो कंपोस्ट मिलेगा, वो आपके अगली जो फसल है उसमें बहुत फायदा करेगा। और हमने एक एनालिसिस भी करवाया था कि यदि आप केवल अपने खेत में पराली को नहीं जलाते हैं तो आप कम से कम 1 से 2 बैग यूरिया और कई केमिकल की बचत करते हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज और मिलता है। आपको जैविक खाद मिलती है तो आपकी जो अगली फसल है उसमें भी आपके केमिकल जो फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम होता है। तो ओवरऑल एक बहुत लाभ की चीज़ ये निकली और जिस कारण इसको किसानों ने बहुत समर्थन दिया और उसी कारण बाद में राज्य शासन ने भी उसको उसकी काफ़ी प्रशंसा की और वर्तमान में जो उनका पराली को मैनेजमेंट करने का जो शासनादेश आया उसमें भी उन्होंने मनरेगा के तहत इसको समाहित किया है। बड़ी चीज़ है, फैसला मुश्किल था लेकिन आज बड़ा हो गया है और पराली की जो समस्या है वो तकरीबन अब एक नज़ीर बन गई है कि किस तरह से इससे निपटा जाए। ऐसे बहुत सारे स्टेप वैभव सर ने उठाए, लेकिन एक बात और, वो कौन से लोग थे जो इस मुकाम पर पहुंचाने में उनके मददगार साबित हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी अफसरनामा
जारी है।